नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, डिज़ाइन है, जिसको एमएससी लेवल पे स्टेट 512 अलग अलग कोड वर्ड से जाना जाता है। तो इसके अंदर आज हम कुछ, ये हमारा बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस जीआरएफ की एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी बीच बीच में हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की बात करें, इसके अंदर हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। कई सारे टर्म्स होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिसीजन क्या है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होता है, ये सारे टर्म्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिज़ाइन क्या होती है, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये क्या है, एक कंप्लीट प्लान अबाउट द एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, इट इज़ ए, क्या लिख सकते हो, इट इज़ ए complete plan, it is a complete plan about the experiment, complete plan about the experiment। ठीक है, ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट्स का एक कंप्लीट प्लान होता है। जैसे एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ कंडक्ट करते हैं, मतलब कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस ही होगा, वो फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितताएं होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने में। ठीक है, कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेस होगा, सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर काम करती है। जैसे कि थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब पर एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद वो बल्ब बना पाए। तो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कंडक्ट तो 1000 बार किया था एक्सपेरिमेंट बल्ब के लिए, लेकिन हर बार वो सक्सेस नहीं हुए, इनको 1000 के बाद उन्हें सक्सेस मिली। तो ये एक प्लान होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में, टू लुकिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टू लुकिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, टू लुकिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखना पड़ेगा यहाँ पे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो उसके उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट मान लो कंडक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक प्लॉट है, ठीक है, ये आपके पास एक प्लॉट है, यहाँ पे आप घर बनाना चाह रहे हो, मकान बनाना चाह रहे हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लेआउट बनाओगे, लेआउट बनवाओगे, या फिर क्या करोगे, डिज़ाइन बनवाओगे। क्या डिज़ाइन बनवाओगे कि भाई हमें मकान बनाना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी एक पूरी डिज़ाइन बनाकर, डिज़ाइनर जो है, जो आर्किटेक्चर है, जो इंजीनियर है, वो आपको पूरी डिज़ाइन बनाकर देता है। लेकिन उसके पहले आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि भैया हमें क्या, किस टाइप का मकान बनाना है, 1 BHK बनाना है या 2 BHK बनाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे बालकनी भी चाहिए, थोड़ा सा गार्डन चाहिए, टेरेस चाहिए। ये कुछ आपके बेसिक नीड्स होती है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होती है, वो आपको देखना पड़ते हैं कि क्या आपके ऑब्जेक्टिव से उस हिसाब से जो है यहाँ पर लेआउट या डिज़ाइन तैयार की जाती है। ठीक है, हम फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, है ना, कि अगर फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बात करेंगे कि अगर आपके पास एक पूरा क्या है, फील्ड है, ठीक है, ये मान लो आपकी फील्ड है और आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना चाह रहे हो। क्या कि हमारे पास जो है एक ही क्रॉप की, मान लो ये क्रॉप है, मान लो ये वीट की क्रॉप है ना, इसके हमारे पास V1, V2, V3 3 वेराइटीज़ है। हमें चेक करना है कि इन तीनों वेराइटीज़ में कौन सी वेराइटी जो है वो कम इरिगेशन में बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 प्लॉट बनाओगे। ठीक है, 3 प्लॉट बनाओगे, क्लियर है, 3 प्लॉट बनाओगे और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या, एक प्लॉट में आप V1 वेराइटीज़ को लगाओगे, एक में V2 को लगाओगे, एक में V3 को लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल भी इरिगेशन नहीं दोगे। यहाँ पता चला आपने क्या दिया, 1 इरिगेशन दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने 2 इरिगेशन दिया, यहाँ पे 1 इरिगेशन दिया और आप यहाँ एक्सपेरिमेंट करोगे। जरूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाए, हो सकता है कि आपने यहाँ पे पानी नहीं दिया तो ये क्या हो जाएगी, ये क्रॉप हो सकता है हो ही ना, या वेराइटी सक्सेस ही ना हो। तो जो भी ब्रीडर होता है उसको वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करता है। वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको एक पूरा एक डिज़ाइन बनाना पड़ता है, कंप्लीट लेआउट बनाना पड़ता है कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है कि जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसका एक कंप्लीट लेआउट आपके पास होना चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, ठीक है, उसके उद्देश्य क्या है उसको देखते हुए आपके पास होना चाहिए। ये एक तरीके का लॉजिकल कंस्ट्रक्शन होता है और यहाँ पे कई सारी अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितताएं होती हैं। ठीक है, दैट इज डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। दूसरी चीज़ अब हम यहाँ पे बात करें, दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या
कि यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं। क्या है, अभी जैसे हमने एक्सपेरिमेंट की बात की यहाँ पे, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये टर्म्स के बारे में समझते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या होता है। एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है। देखो, एक्सपेरिमेंट्स का क्या मतलब है, ये एक बोल सकते हैं ये एक डिवाइस है, या मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ आंसर्स को प्राप्त करते हैं, या हमें किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। तो एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब क्यों बनाया, क्योंकि उसके पहले बल्ब नहीं था, मोमबत्ती में या फिर चिमनी के अंदर रहते थे, लाइट थी नहीं, है ना, तो प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम का उसने क्या किया, सॉल्यूशन ढूंढा। तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरीके का डिवाइस या मीन्स ऑफ गेटिंग एन आंसर टू दी प्रॉब्लम्स अंडर कंसिडरेशन। हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, इट इज एन डिवाइस आर ए मीन्स of getting answer to the problem under consideration। प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, तो इसको हम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं कि क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस बोल सकते हो, या फिर एक ऐसी चीज जिससे हमें क्या मिलता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मिलता है, ठीक है। एक बार में जरूरी नहीं है, अनसर्टेनिटी होती है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, फेल भी हो सकता है, बट कोशिश नहीं करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ का आंसर नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट, एक होता है कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक। एक होता है यहाँ पर, पहला मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट। एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट, अब एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, इट इज कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या डिटरमाइन करता है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू, एक सर्टेन वैल्यू, एक इंटीग्रल वैल्यू को डिटरमाइन करता है। जैसे कि मान लो कि एक क्लास के अंदर 10 लोग बैठे हुए हैं ना, 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हमें क्या पता करना है कि इन 10 बच्चों की जो है एवरेज इंटेलिजेंसी क्या है। इन एवरेज बच्चों का, जो ये 10 लोग बैठे हैं या 100 लोग क्लास के अंदर बैठे हैं, इनका एवरेज IQ क्या है, ये पता। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एक x है और y है, दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो उनका कोरिलेशन क्या निकलेगा, मतलब एक एब्सोल्यूट वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इट इज कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग, ये क्या होता है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ determine of absolute value, consisting determining absolute value of some characteristics। सम कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया, जैसे IQ हो गया, कि इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट हो गया, कि यहाँ पर 100 लोग बैठे हुए हैं, तो उन 100 लोगों का जो है एवरेज IQ क्या है, ये कॉमन कैरेक्टर है IQ। तो इस कॉमन कैरेक्टर को, या जो कैरेक्टर है, इसकी हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है कि यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, तो उनका एवरेज IQ क्या है। तो एक वैल्यू निकल के आएगी, दैट मीन्स वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे हम बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्या, एवरेज IQ ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एवरेज IQ ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर लोग हैं, एक ग्रुप में जो लोग हैं, उनका एवरेज IQ एक ही वैल्यू निकल के आएगी, दैट मीन्स वो एब्सोल्यूट वैल्यू, एक वैल्यू निकल के आना मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं क्या, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट
बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल, टू आर मोर वेरिएबल, या फिर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स बिटवीन बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। जो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो एक वैल्यू x आपको दी हुई है, एक वैल्यू y दी हुई है, ठीक है, इनकी वैल्यूज दी हुई है 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे दिया है 2 4 5 6। तो इनके बीच में अगर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो कोई एक वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो एक्सपेरिमेंट दो तरीके होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, हमें कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करना है जिससे हमें क्या मिले, उस चीज का सॉल्यूशन मिले। तो एक एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ पे हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, सिंगल वैल्यूज मिलेगी, चाहे आप IQ निकालो, चाहे आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, चाहे आप एवरेज निकालो, कुछ भी निकालो, ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा होता है वो होता है कंपैरेटिव स्टडी। दूसरा आ जाएगा कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। अब कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या है, कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या है, यहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। कंपैरिजन देखते हैं कि कौन सा जो है अच्छा है, कौन सा बेटर है, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी। जैसे अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं टू कंपेयर टू आर मोर ऑब्जेक्ट ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उन दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स के बीच में अगर हमें क्या देखना है, कंपैरिजन देखना, उसको कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन देख सकते हैं किसके बीच में, वेराइटीज ऑफ क्रॉप, ठीक है। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स की अलग अलग वेराइटीज के बीच में हम कंपैरिजन देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया व्हीट की, गेहूं की कई सारी वेराइटीज है, तो कई सारी वेराइटीज को हम कंपेयर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कि भाई जो हमारे पास जो है V1 V2 V3 V4 5 वेराइटीज है, तो पांचों में से कौन सी बेस्ट है किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, ठीक है। आपको पता है कि ये हमारा जो है इंडिया है, ठीक है। तो जो वेराइटी मान लो यहाँ पे MP में बहुत अच्छी हो रही है, जरूरी नहीं कि वो वेराइटी कहाँ हो, यहाँ तमिलनाडु या केरला में बहुत अच्छी ग्रो हो, है ना। तो किस पर्टिकुलर रीजन के लिए कौन सी वैरायटी बेस्ट है, ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है हर एक स्टेट में अलग अलग, या फिर सेंट्रल लेवल पर। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। और भी एग्जांपल क्या है, और एग्जांपल हो सकता है डिफरेंट मेथड ऑफ, या बोल सकते हैं डिफरेंट कल्टीवेशन प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं डिफरेंट कल्टीवेशन प्रोसेस या कल्टीवेशन मेथड। कई प्रकार की अलग अलग कल्टीवेशन मेथड होती है। जैसे हम फ्लैट ब्लेड पर शोइंग करते हैं, रीजन फरो में करते हैं, फरो मेथड में करते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं कि किस पर्टिकुलर रीजन के लिए कौन सी जो है मेथड बेस्ट है, और किस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कौन सी मेथड बेस्ट है, ठीक है। सोयाबीन के लिए जैसे नया रीजन फरो मेथड आ गई है, तो प्रीवियस मेथड से वो बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट हुआ होगा प्रीवियस मेथड को लेके कि पहले इस तरीके से ग्रो करके देखो, फिर रीजन फरो मेथड से ग्रो करके देखो क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्या ये पुरानी से बेटर है। तो कंपैरिजन जो होता है कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होता है, ठीक है। और भी हो सकता है यहाँ पर डिफरेंट फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पर डिफरेंट फर्टिलाइजर और मैन्यूअर, ठीक है। कौन सी क्रॉप के लिए कितना मैन्यूअर, ये जब रिकमेंडेड डोज आपको दिया गया है ना, ये ऐसे तो नहीं दिया गया ना कि भाई गेहूं में जो है आप नाइट्रोजन डालो 100 kg के आसपास, 120 kg के आसपास, 80 kg के आसपास। तो क्या ऐसे ही हो गया होगा, पहले एक्सपेरिमेंट हुआ होगा ना कि इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कितना डोज जो है बेस्ट होता है ना। तो और किस वैरायटी के लिए, उसमें भी वैरायटी वाइज अलग अलग है कि इस वैरायटी में कम जरूरत है, इस वैरायटी में ज़्यादा जरूरत है। तो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो ये कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक डिवाइस बोल सकते हो, या फिर एक ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट ट्रायल बोल सकते हैं जहां पर हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है या किसी प्रॉब्लम का हमें आंसर मिलता है। दो तरीके से, एक एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं जहां पर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है, मतलब वहां हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना, वहां हमें वैल्यूज दी है, उसका हमें एक रिजल्ट निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, इन्फरेंस निकालना है कि ये इतना होगा इसका आंसर, ठीक है। एवरेज निकालना है, मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों का एवरेज हमें क्या दे दी, हाइट दे दी, 100 लोगों की हाइट दे दी, बोले निकालो एवरेज हाइट।
तो वो वाला एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें सिंगल वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी बेस्ट है, जो बेस्ट होगी उसको हम एडॉप्ट करेंगे, ये वाली कहानी है। ठीक है, डिज़ाइन करने का मेथड ही क्या है कि जब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं, हम वहाँ पर क्या करते हैं, एरर को कम करने की कोशिश करते हैं और जो बेस्ट होता है उसको लेते हैं, मतलब होमोजेनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, हेट्रोजेनिटी को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कंपेरेटिव एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरी बात आती है यहाँ पर, अब ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, क्या आएगा, ट्रीटमेंट। सेकेंड थर्ड नंबर पे मैं बात करूँगा ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है। चलिए, ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट क्या होता है, वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन इन ए कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, अभी कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट किया। अब कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट में हम कंपैरिजन किसका किया, देखो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट किया। इसमें हमने कंपैरिजन किसका किया, जैसे वेराइटीज ऑफ क्रॉप, अलग अलग वेराइटीज क्रॉप की हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया। ठीक है, अलग अलग वेराइटीज के क्रॉप का हमने कंपैरिजन किया। फिर हमने यहाँ पे क्या, कल्टीवेशन प्रोसेस का कंपैरिजन किया। फिर हमने फर्टिलाइजर और मैन्योर का कंपैरिजन किया। तो ये क्या है, ये वेराइटीज क्या है, कल्टीवेशन प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, ये ट्रीटमेंट है। मतलब ये वेरियस वो ऑब्जेक्ट हैं, ये वो ऑब्जेक्ट हैं जिनका हम कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट में कंपैरिजन करते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट कहते हैं। समझना बात को, मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ बोल सकता हूँ वेरियस ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन। ठीक है, वेरियस ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन इन ए कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। तो कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका हम कंपैरिजन करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं ट्रीटमेंट। समझ में आई बात, जो हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं कंपैरिजन में। ठीक है, वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे कल्टीवेशन मेथड हो गए, रीजन फॉरो वगैरह, फर्टिलाइजर हो गए, एनपीके हो गया, जो भी मैन्योर हो गया, एफआईएम हो गया, कंपोस्ट हो गया, और यहाँ पे वेराइटीज V1 V2 कुछ भी हो सकती है, राइस की हो सकती है, वीट की हो सकती है, कई सारी डिफरेंट वेराइटीज हो सकती है। तो इन ऑब्जेक्ट का हमने कंपैरिजन किया कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं, ट्रीटमेंट कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे वेराइटीज ऑफ क्रॉप, ये क्या है, हमारा ट्रीटमेंट है। दूसरा आप लिख सकते हो मेथड ऑफ कल्टीवेशन या प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन। मेथड ऑफ कल्टीवेशन लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेथड ऑफ कल्टीवेशन। नंबर 3 आप लिख सकते हो क्या, डिफरेंट फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर और मैन्योर, फर्टिलाइजर और मैन्योर। ये क्या है, ये सारे जो है क्या है, ट्रीटमेंट है। ये क्या है, ट्रीटमेंट, इनको हम बोलेंगे। क्लियर है। इनको हम कहाँ डालते हैं, इनको हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट के अंदर रखते हैं। हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये टर्म्स का, ये टर्मोलॉजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब आगे हम पढ़ेंगे तो इन सब का इस्तेमाल होने वाला है। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी कराऊंगा, जहाँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यू टाइप में, और न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं इसमें डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में। तो ये सारे टर्म्स, जनरली ये टर्म्स ही एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ट्रीटमेंट, डेफिनेशन दे देंगे, बोले किसकी डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट की है, ट्रीटमेंट की है, या एक्सपेरिमेंट की है, ये ही ऑप्शन ये दे देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा किस चीज़ की, नंबर 4 पे। नंबर 4 पे हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल यूनिट की। एक्सपेरिमेंटल यूनिट, एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होता है, तो ये क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो होता है ना, ये डिवीजन होता है किसका, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का। क्या होता है, इट इज़ ए डिवीजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को जब हम डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो उस पर्टिकुलर टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये क्या होता है, याद रखना, इट इज़
द स्मॉलेस्ट डिवीजन, स्मॉलेस्ट, it is the smallest division of experimental material या एक्सपेरिमेंटल फील्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बोलो या एक्सपेरिमेंटल फील्ड भी बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑन विच वी अप्लाई द ट्रीटमेंट, जहां पर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का या एक्सपेरिमेंटल फील्ड का। अब देखो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या एक्सपेरिमेंटल फील्ड क्या होती है, इसको समझना, ठीक है। ये आपका जो खेत है पूरा का पूरा, ये क्या है, एक फील्ड है, ये फील्ड है, इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, इसी को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को जब हम छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट 1, एक्सपेरिमेंटल यूनिट 2, एक्सपेरिमेंटल यूनिट 3 और एक्सपेरिमेंटल यूनिट 4। और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। समझ में आया। आप जनरली खेत भी देखो, आपके घर पे खेती भी होगी, तो हम क्या करते हैं, ये हमारी पूरी फील्ड होती है, तो कुछ पार्ट में हम, जैसे मान लो यह है रबी सीजन है, तो यहाँ पे हम वीट लगा देते हैं, यहाँ पे हम ग्राम लगा देते हैं, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, मस्टर्ड, सरसों लगा देते हैं, यहाँ पे हम पशुओं के लिए चारा देने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल फील्ड होती है, जो ब्रीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी फील्ड को क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लॉट में डिवाइड कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं और वहाँ पर ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं। जैसे कि उनको वेराइटी चेक करना हो तो V1, V2, V3, V4 यहाँ कर देंगे। मेथड उनको देखना है कि कौन सी जो है कल्टीवेशन मेथड बेस्ट है, तो यहाँ पर रीजन फरो कर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वो फरो मेथड यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर फ्लैट बेड मेथड यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से डिवाइड करके ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल यूनिट। अब बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होता है। मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की, तो यहाँ एक और टर्म समझ में आया हमको। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट का जो कलेक्शन होता है, मतलब इन सबको अगर हम जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या फील्ड बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब एग्जांपल के रूप में समझना कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होती है, समझना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की बात करूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स की बात करूँ, ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात करूँ, ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट की, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या होगा और एक्सपेरिमेंटल जो है यूनिट क्या होगी, ठीक है। अगर मैं फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की बात करूँ, ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या हो जाएगा, फील्ड, पूरी की पूरी फील्ड जो है वो क्या है, आपकी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होगी, तो वो हो जाएगा प्लॉट। क्या हो जाएगा, प्लॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी फील्ड थी, उसको आपने छोटे छोटे क्या बना दिया, प्लॉट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे प्लॉट में। ये प्लॉट 1 हो गया आपका, ये प्लॉट 2, प्लॉट 3, प्लॉट 4। तो यहाँ पर जब फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल पूरी फील्ड जो है वो आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, और जो प्लॉट है छोटे छोटे वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर हॉस्पिटल की, ठीक है, हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट्स की बात करूं तो यहां पर जो आपका क्या होगा, हॉस्पिटल जो है वो आपका क्या एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, और जो पेशेंट है, जो पेशेंट्स होता है, मरीज होता है, वो क्या होता है, आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है, जिस पे आप ट्रीटमेंट अप्लाई करते हो। जैसे मान लो मैं बीमार हुआ, मुझे बुखार आया, तो मैं कहाँ जाऊँगा, हॉस्पिटल के अंदर जाऊँगा। तो ट्रीटमेंट किस पे अप्लाई होगा, मेरे ऊपर, मुझे दवाइयाँ दी जाएगी, गोली दवाई दी जाएगी, क्या मेरे पे और एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। आप जब बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, बुखार, आपसे पूछता है कि भाई आपको क्या तकलीफ हो रही है, ठंड लेके बुखार आया था या टेम्परेचर चेक करेगा, इतना टेम्परेचर था, कब से प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, पूछेगा, सारी चीज़ें पूछेगा आपसे। उसके हिसाब से वो अपना जो है डोज आपको देगा, मतलब वो एक्सपेरिमेंट ही करता है, ये डोज आपको देगा, उससे आप ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर क्या करेगा, वो दवाइयाँ चेंज करेगा। मतलब वो भी क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है। तो पेशेंट जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल यूनिट होता है, हॉस्पिटल जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ अब डिस्कस करने वाला हूँ क्या पे,
या फील्ड या हॉस्पिटल को हम क्या बोल सकते हैं, ड्रग एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट ना बोल के इसको ड्रग एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ड्रग एक्सपेरिमेंट, मतलब दवाइयों का एक्सपेरिमेंट, ठीक। ये चीज़ हो गई। इसके बाद में आपसे बात करूंगा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एरर की, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, हाँ एक्सपेरिमेंटल एरर की बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना क्या, अनएक्सप्लेन्ड रैंडम पार्ट ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन आता है उसका जो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट होता है, रैंडम पार्ट में समझाऊंगा कैसे, ये डेफिनेशन पे मत जाना, जस्ट समझाऊंगा। मतलब जो एक्सट्रेनियस वेरिएशन होता है, जो एक्सट्रेनियस फैक्टर होते हैं उनको ही एक्सपेरिमेंटल एरर बोलते हैं। देखो मैं अभी समझाऊंगा, समझना, पहले डेफिनेशन लिख लो। जो अनएक्सप्लेन्ड unexplained random part of the variation, unexplained या variations on the या variations of the unknown factor, ऐसा भी बोल सकते हैं। unexplained random part of the variation, या फिर इसको हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएशन ड्यू टू अननोन फैक्टर, ठीक है। कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, अगर उनकी वजह से वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन मतलब विविधता आ रही है, हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, होमोजिनिटी लाना, यूनिफॉर्मिलिटी, समानता लाने की कोशिश करते हैं। कैसे, समझना बात को। इसको समझने से पहले ये समझना, ये आपकी पूरी फील्ड है, ठीक है, ये पूरी फील्ड है, समझना बात को। इसमें होगा क्या, अब ये आपकी पूरी फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है, हम कुल मिला के यहाँ पर होमोजिनिटी लाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, होमोजिनिटी लाने की कोशिश करते हैं, समानता, यूनिफॉर्मिटी। अब ये पूरी फील्ड है आपकी, पूरा खेत है, इसमें करना क्या है हमको, यहाँ पर ये इतना वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो है इतना वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है मान लो ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है। और यहाँ पे इतना वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये रेड सॉइल है, ये रेड सॉइल है, ठीक है। ये इतना वाला पार्ट जो है यहाँ पर जो हम बोल सकते हैं ये लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, ठीक है। और इतना वाला जो पार्ट है यहाँ पे ब्लैक हो गया, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सेलाइन सॉइल है, ठीक है, सेलाइन सॉइल है। तो आप हमने ये पूरी फील्ड को क्या किया यहाँ पे, ठीक है, इस पूरी फील्ड को हमने क्या किया, ये पूरी फील्ड के अंदर बहुत सारी वेरिएशन था, विविधता थी। क्या था, वेरिएशन था इस पूरी फील्ड में, मैं ऐसा बना दूं, ठीक है। ये इस पूरी फील्ड के अंदर क्या था, बहुत सारा वेरिएशन था। यहाँ पे ब्लैक सॉइल थी, यहाँ पे लेटराइट सॉइल थी, यहाँ पर सेलाइन सॉइल थी, यहाँ पर जो है रेड सॉइल थी। इस तरीके का बहुत सारा वेरिएशन था, इस फील्ड में बहुत सारा वेरिएशन था। तो अभी यहाँ पे वेरिएशन है तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स आएगी। क्यों प्रॉब्लम्स आएगी, यहाँ पर आप मान लो पूरे खेत में एक ही तरीके की मान लो क्रॉप लगाते हो, तो कहीं पर अच्छी क्रॉप कहीं पर अच्छी होगी, कहीं पर अच्छी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सॉइल्स का जो है यहाँ पर वेरिएशन है। लेकिन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम डिवाइड कर दे किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर, प्लॉट के अंदर कन्वर्ट कर दे। अब जैसे इसमें हमने ब्लैक सॉइल वाला प्लॉट अलग कर दिया, तो यहाँ पर अब क्या हो गया, अंदर होमोजिनिटी होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। यहाँ पर ब्लैक सॉइल है तो यहाँ पर हम ब्लैक सॉइल के अकॉर्डिंग क्रॉप लगाएंगे। इसको इतने एरिया को हमने रेड सॉइल को, इसको अलग हमने क्या कर दिया, प्लॉट बना दिया, तो यहाँ पर रेड सॉइल के अकॉर्डिंग हम क्रॉप लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मेन पर्पज क्या होता है कि जो विविधता होती है, जो वेरिएशन होता है, उसको कम करना, एक्सपेरिमेंट का होमोजिनिटी का लाना। कुल पर्पज क्या होता है, जैसे लोकल कंट्रोल हम करते हैं। लोकल कंट्रोल क्यों करते हैं भाई, जो फील्ड है हमारी उसको हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें क्या हो, वेरिएशन कम से कम हो और होमोजिनिटी ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर जो अनएक्सप्लेन्ड रैंडम पार्ट ऑफ द वेरिएशन, मतलब वेरिएशन के अंदर वेरिएशन जो बढ़ रहा है अननोन फैक्टर की वजह से, या फिर अनएक्सप्लेन पार्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता है, उसकी वजह से मान लो वेरिएशन बढ़ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल एरर बोल देते हैं कि भैया कुछ ना कुछ एरर आ रही है ऐसी पार्ट की वजह से जो अननोन है, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए चीज़ें समझ में आई ना कि पूरी फील्ड को हम ऐसा क्यों करते हैं, होमोजिनिटी लाने के लिए करते हैं, ताकि वेरिएशन ना हो। लेकिन अगर मान लो फिर भी वेरिएशन आ रहा है, भाई वेरिएशन ना हो उसके लिए हमने इसको ब्लॉक में डिवाइड किया, फिर भी वेरिएशन आ रहा है, पता नहीं किस चीज़ की वजह से आ रहा है, हमें नहीं पता, कोई अननोन फैक्टर है या फिर कोई अनएक्सप्लेन रैंडम पार्ट है, हमें नहीं पता किस वजह से वेरिएशन आ रहा है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल एरर बोल देते हैं। तो ये जो होती है ना अनएक्सपेरिमेंटल एरर, ये
ये टेक्निकल एरर है, याद रखना, ये टेक्निकल एरर है, नॉट मिस्टेक, याद रखना, नॉट मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है। ये क्या होती है? टेक्निकल एरर होती है, मिस्टेक नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप का क्या होता है, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स होते हैं। अब मैंने बोला ना अननोन फैक्टर, तो बहुत अननोन फैक्टर को एक्सट्रेनियस फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस टाइप के हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो वेरिएशन है, एक्सपेरिमेंटल एरर आ रही है ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ एक्सट्रेनियस फैक्टर। और ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एरर ड्यू टू एक्सट्रेनियस फैक्टर इज नोन एज, जो एक्सट्रेनियस फैक्टर की वजह से जो एरर आती है उस एरर को क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सट्रेनियस फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, अननोन होते हैं। तो ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ एक्सट्रेनियस फैक्टर। अब एक्सट्रेनियस फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं समझना है। एक्सट्रेनियस फैक्टर हो सकता है क्या? एक्सट्रेनियस फैक्टर हो सकते हैं इनहेरेंट वेरिएबिलिटी, ठीक है, इनहेरेंट वेरिएबिलिटी, इनहेरेंट वेरिएबिलिटी मतलब अनुवांशिक विविधता। क्या हो सकता है? अनुवांशिक विविधता। भाई ये जन्मजात हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है। इनहेरेंट का मतलब वही है, मतलब जेनेटिकल, ठीक है, जिनके बारे में पता नहीं ना भाई। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी या मेरे दादाजी की दादाजी के कैरेक्टर मेरे अंदर है, तो वो मुझे थोड़ी ना पता है कि मेरे अंदर किसके कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करता है ब्रीडर, उनको नहीं पता होता है कि इस पर्टिकुलर जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो अननोन फैक्टर आ रहा है वो जेनेटिक हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल। हम बोल सकते हैं लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल टू दी पॉपुलेशन अंडर स्टडी। मतलब अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो हमने यहाँ पर, ये है मान लो पूरा पॉपुलेशन, ठीक है, ये क्या है, ये है पूरा पॉपुलेशन। यहाँ पे बहुत सारे जो है हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी, यहाँ से हमने क्या किया, सैंपल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने क्या लिया, सैंपल लिया, मतलब थोड़ा सा पार्ट यहाँ का हमने ले लिया और इस सैंपल का हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने पर क्या आ गई, एरर आ गई। क्यों एरर आ गई? क्योंकि ये जो सैंपल था जो हमने लिया, ये सैंपल जो है पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था पॉपुलेशन को। याद रखना, ये जो सैंपल है इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, इस वजह से भी एरर आ सकती है। इसको भी एक्सपेरिमेंटल एरर बोलेंगे। जैसे कि मान लो हम ब्लड देने जाते हैं, तो क्या होता है, पूरा ही ब्लड दे देते हैं चेक करने के लिए? नहीं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्लड देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड सैंपल। सैंपल क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि वो जो सैंपल होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा ब्लड है उस पूरे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उस ब्लड के अंदर जो कुछ भी निकलेगा वो हमारे पूरी बॉडी के ब्लड को रिप्रेजेंट करेगा। हमें फीवर है, नहीं है, हमारे ब्लड में कुछ कमी है, वो थोड़ा सा ब्लड ही बता देगा कि हमारे पूरे ब्लड में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि वो ब्लड हमारे पूरी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड बह रहा है वो सबको रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो सैंपल हमारी बॉडी के पूरे पॉपुलेशन को, मतलब पूरे बॉडी के ब्लड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब वहां पर क्या है, एरर है, ठीक है। उसको हम एक्सपेरिमेंटल एरर बोल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज है कि जो हमने मेथोडोलॉजी जो एक्सपेरिमेंटल कंडक्ट किया वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, एक ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब यहाँ पे चीजें निकल के क्या आती है, चीजें निकल के ये आती है कि यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट को ओवरकम कैसे करें, ठीक है, इसको एस्टिमेट कैसे करें। एक्सपेरिमेंटल जो एरर है इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, ठीक है, एस्टिमेट। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो रेप्लिकेशन के थ्रू, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल एरर है इट इज एस्टिमेटेड या एस्टिमेटेड टू रेप्लिकेशन या रेप्लिकेट। यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसको हम रेप्लिकेशंस के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं। इट इज एस्टिमेटेड बाय रेप्लिकेशन, इसको हम रेप्लिकेशन से एस्टिमेट कर सकते हैं, या फिर इट इज कंट्रोल्ड बाय लोकल कंट्रोल,
ये टर्म्स क्या हैं, ये दोनों जो है बेसिक प्रिंसिपल है डिज़ाइन के, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल है किसके, डिज़ाइन के। इसको हम आगे पढ़ेंगे। टोटल 3 प्रिंसिपल होते हैं, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल, ठीक। अब मैंने बोला ना, ये जो मैंने आपको समझाया, ये वाला जो पार्ट क्या है, ये लोकल कंट्रोल है। लोकल कंट्रोल है मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी क्या थी, हिट्रोजिनिटी थी, वेरिएशन था। इसको हमने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया, तो ब्लॉक के अंदर क्या आ गया, होमोजिनिटी आ गई। इसी को बोलते हैं लोकल कंट्रोल। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर रेप्लिकेशन हम बढ़ाएंगे, जितने रेप्लिकेशन बढ़ाएंगे उतना प्रिसीजन बढ़ेगा, और प्रिसीजन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो डिज़ाइन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। अब उसी पे बात करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा प्रिसीजन की। नेक्स्ट जो है हमारा प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, कुल मिला के जो एफिशिएंसी है वो कैसे बढ़ेगी। तो प्रिसीजन क्या होता है, इट इज़ द, हम बोल सकते हैं ये होता है वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन। ये होता है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेरिएंस ऑफ द मीन। हम ये क्या होता है, इसको ऐसे समझो, इट इज रेसिप्रोकल of the variance of the mean, ठीक है। सिंपल मीन में बोल सकते हैं, जो सिंपल वेरिएंस होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो प्रिसीजन कहलाता है। अभी समझना बात को क्या होगा। प्रिसीजन को मैं P से डिनोट करूंगा, फिर हमने क्या बोला, रेसिप्रोकल ऑफ द वेरिएंस ऑफ द सिंपल मीन। तो यहाँ पर मतलब वेरिएंस ऑफ द सिंपल मीन, वेरिएंस ऑफ एक्स बार को बोलते हैं वेरिएंस ऑफ द सिंपल मीन। एक्स बार जो हो गया सिंपल मीन हो गया, और उसका वेरिएंस, तो सिंपल मीन का जो वेरिएंस होगा उसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो प्रिसीजन निकल जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं एग्जांपल में, प्रिसीजन का फार्मूला क्या है। तो ये तो हो गया 1/, वेरिएंस ऑफ मीन, जिसको हमने प्रिसीजन बोला। अब वेरिएंस का अगर हम फार्मूला निकालेंगे यहाँ पे, तो 1/, वेरिएंस ऑफ मीन का फार्मूला मतलब वही एरर वेरिएंस बोल सकते हैं या स्टैंडर्ड एरर बोल सकते हैं। वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में r। क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में r। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं उल्टा करूंगा तो यहाँ हो जाएगा P बराबर r अपॉन में सिग्मा स्क्वायर। समझना बात को, यहाँ पर r क्या है, यहाँ पर r जो है वो है रेप्लिकेशन, यहाँ पे r क्या है, रेप्लिकेशन, और सिग्मा स्क्वायर क्या है, वो है एरर वेरिएंस, वो है एरर वेरिएंस। ये दोनों टर्म्स में समझाऊंगा जब आपको एनोवा पढ़ाऊंगा ना, एनोवा की भी इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। उसमें जो एजम्पशन आएंगे कि एरर वेरिएंस जो है क्या होता है, जो सिंपल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें। अभी समझना, सिग्मा स्क्वायर एक तरीके का वेरिएंस है, लेकिन यहाँ पर वो एरर वेरिएंस है, आर जो है रेप्लिकेशन है। तो यहाँ पर इस फार्मूला, ये फार्मूला क्या दर्शाता है, ये फार्मूला क्या दर्शाता है, प्रिसीजन हमारा इंक्रीज होगा। प्रिसीजन हमारा इंक्रीज होगा कब इंक्रीज होगा, जब हमारे रेप्लिकेशन इंक्रीज होंगे। समझ में आया, रेप्लिकेशन इंक्रीज होंगे और जो एरर वेरिएंस है वो डिक्रीज होगा। समझ में आई बात, ठीक है। अगर ये डिक्रीज होगा तो प्रिसीजन बढ़ेगा, रेप्लिकेशन बढ़ेगा तो प्रिसीजन बढ़ेगा। तो प्रिसीजन इंक्रीज होगा, ये पूरा सार इसका ये निकल के आता है। और जब प्रिसीजन इंक्रीज होगा तो जो एफिशिएंसी है किसकी, डिज़ाइन की, वो इंक्रीज होगी। मतलब डिज़ाइन एफिशिएंसी, डिज़ाइन की जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, क्षमता है, वो इंक्रीज होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने आज समझी है, कुछ टर्मिनोलॉजी। कल एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन के बारे में पढ़ाऊंगा, एफिशिएंसी क्या होती है किसी डिज़ाइन की, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कब एक से ज़्यादा होगी, कब एक होगी और कब एक से कम होगी, सारी बातें हम करेंगे। आज के लेक्चर में जस्ट हमने इंट्रोडक्शन में 4-5 टर्मिनोलॉजी समझी, आगे और समझेंगे धीरे धीरे, थोड़ी सी और हम लेवल इसका बढ़ाएंगे। क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा जीआरएफ लेवल के, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये जीआरएफ के अलावा जो एमएससी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए भी हैं, और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी है। तो समझना बात को, आगे जब लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसमें एफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा, डिज़ाइन की एफिशिएंसी क्या है, यूनिफॉर्मिलिटी ट्रायल के बारे में बताऊंगा। वो जहाँ भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। दूसरा, ये प्रिसीजन का फार्मूला, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और जो BL अग्रवाल की प्रोग्राम स्टैटिस्टिक है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, याद रखना। BL जो अग्रवाल है उसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाऊंगा इस कोर्स के अंदर, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। पढ़िए, अगर लेक्चर में कुछ डाउट रह जाता है तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। बाकी और आगे हम मिलते हैं फिर कल। थैंक यू वेरी मच।